प्रणाम प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का विद्या दर्शनी शिक्षण कार्यक्रम में स्वागत और सुस्वागत। आज हम हिंदी 10वीं कक्षा के बारे में और हिंदी 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप सभी लोग 9वीं कक्षा सुगंध 1 को पढ़कर और 9वीं कक्षा उत्तीर्ण होकर 10वीं कक्षा में आए हो और सभी का 10वीं कक्षा में स्वागत और सुस्वागत है। तो देखिए, हिंदी हमारे राष्ट्र में द्वितीय भाषा के रूप में हम सीखते हैं। द्वितीय भाषा हिंदी हमें 6वीं कक्षा में प्रारंभ होती है। तो 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक हम हिंदी का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, हम पहली बार इस पाठ्य पुस्तक क्या है और पाठ्य पुस्तक का विषय क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये हिंदी सुगंध 2 पाठ्य पुस्तक आपके स्तर और आपकी रुचियां के अनुसार ही इस पाठ्य पुस्तक को बनाया गया है और इसमें आपको पूर्ण रूप से सभी कौशलों का विकास कराने हेतु सभी तरह के पाठों का अध्ययन होता है और उसमें मुख्य रूप से इन पूर्ण कौशलों की जानकारी और पूर्ण कौशलों का विकास करने के लिए आप स्टडी मटेरियल और गाइड और क्वेश्चन बैंक इस तरह के किसी प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन और विषय को हम नहीं अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हूबहू प्रश्नों का यहाँ पर परीक्षा में नहीं आते। इसलिए हम सभी बच्चे मुख्य रूप से इस पाठ्य पुस्तक के साथ साथ शब्दकोश और पत्र, कहानी पुस्तक और ग्रंथालय के पुस्तकों को अपनाना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ हम अध्यापकों का मार्गदर्शन या सहयोग के साथ इसका पूर्ण रूप से हम पाठ्यों का अध्ययन करना चाहिए। और देखिए, तो इसमें इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत विषय सूची है। विषय सूची में देखिए तो 12 पाठ होते हैं, 4 इकाइयाँ होती है। हर इकाई में 3 पाठ होते हैं, एक उपवाचक पाठ होता है और एक पठन हेतु होता है। और दूसरी इकाई में भी 3 पाठ होते हैं, एक उपवाचक होता है और एक पठन हेतु। तीसरी चौथी भी उसी तरह से होते हैं। हर इकाई में 3 पाठ है। पहला पाठ है बरसते बादल, ये एक प्राकृतिक पाठ है और दूसरा पाठ है ईदगाह। ईदगाह एक कहानी पाठ है इसमें, और ईदगाह त्योहार किस तरह से होता है उसके बारे में जानकारी होती है। और तीसरा पाठ है माँ मुझे आने दे। हमारे देश में या हमारे राज्यों में भी कई प्रकार से भ्रूण हत्याएं होती है, उसकी जानकारी भी हमें मिलती है। और इसी में एक उपवाचक पाठ है शांति की राह में। शांति क्या चीज़ है, हम शांति बनाए रखने के लिए किस तरह से होना चाहिए, कुछ महान लोगों की जानकारी भी इसमें होती है। और चौथा पाठ है और दूसरी इकाई है, चौथा पाठ है ये कन का अधिकारी। ये कन का अधिकारी में श्रम क्या चीज़ है, श्रम का महत्व क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और 5वां पाठ है लोकगीत। लोकगीत क्या है और उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसी तरह से इसमें 6वां पाठ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। हिंदी क्या चीज़ है, इसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से है। और इसी में एक उपवाचक का पाठ है हम सब एक है। और 6वां और तीसरी इकाई में भक्तिपद और तीसरी इकाई में भक्तिपद है। 8वां पाठ है स्वराज की नो। 9वां पाठ है दक्षिण गंगा गोदावरी। और 10वां पाठ है नीति 2 है। और 11वां पाठ है जल ही जीवन है और जल का महत्व क्या है और जीवन में जल का कितनी महत्ता होती है उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। और 12वां पाठ है धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब। इस तरह से हमें 12 पाठ होते हैं और आखिरी पाठ
वो उपवाचक के अंतर्गत आता है अनोखा उपाय। इस तरह से हमें पूर्ण रूप से इसके अंतर्गत हमें पूरे कौशलों की जानकारी मिलती है। ये इस तरह से ये होगा विषय सूची। इसमें हम हर पार्ट में हमें इसमें कौशल होते हैं, ये उन्मुखीकरण होता है, अर्थग्रहता प्रतिक्रिया होते हैं और सृजनात्मक अभिव्यक्ति होती है और भाषा की बात होती है। उन्मुखीकरण के अंतर्गत हमें प्रस्तावना भी कहते हैं और अर्थग्रहता प्रतिक्रिया में सुनो बोलो इस कौशल का विकास होता है और सृजनात्मक अभिव्यक्ति में हम सृजनात्मक ढंग से हम सोच विचार कर लेखन कौशल या स्वरचना भी कहते हैं उसका विकास होता है। ये भाषा की बात होती है। हर पाठ में भाषा की बात के अंतर्गत व्याकरण और शब्द भंडार का विकास भी होता है। तो बच्चे चलिए हमारे पहले पाठ की ओर। तो पहला पाठ है हमारा क्या है और उसके बारे में क्या चीज़ है उसकी जानकारी लेंगे। ये प्रथम रूप से हम उन्मुखीकरण क्या है। उन्मुखीकरण के अंतर्गत देखिए तो हम उन्मुखीकरण की जानकारी देते हुए पाठ की ओर ले जाएंगे। तो देखिए उन्मुखीकरण में क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों में पानी। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। देखिए इसमें इस कविता में कुछ अर्थ भी होते हैं। तो क्या गाती हो किसे बुलाती, ये एक प्रश्नार्थक रूप में है। ये एक किस तरह से मिश्रित वाक्य में ये कविता हमें समझाती है। मिश्रित वाक्य कहने से मिश्रित रूप से क्या गाती हो किसे बुलाती, एक प्रश्नार्थक वाक्य है। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। कोयल कहने से एक कोयल या तो तेलुगु में कोकिला भी कहते हैं। और प्यासी धरती, धरती कहने से भूमि और प्यासी कहने से एक भाववाचक संज्ञा है। ये प्यास कहने से तेलुगु में दप्पिका भी बोलते हैं। और मेघ कहने से मेघ है बादल है। पानी कहने से पानी जल। इस तरह से यहाँ पर ओ कोयल रानी तुम क्या गाती हो और किसे बुलाती हो, बतला दो ए कोयल रानी। यहाँ पर धरती प्यास से है और उसकी प्यास बुझाने के लिए तुम किसे बुलाती हो कहकर इस कविता में बताया जा रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है। कौन किसे बुला रहा है, किसी के लिए यह कोयल रानी बुला रही है और किसकी प्यास बुझाना चाहती है और ये क्यों बुलाती है बादल को। इस तरह से प्रश्न हमें उत्पन्न होते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न भी आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इस कविता के अंतर्गत गीत कौन गाता है, सोचिए बच्चों। इस कविता के अंतर्गत गीत कौन गाता है कहने से इस कविता के अंतर्गत कोई बोल सकते हो, आसानी से बोल सकते हैं। क्योंकि इस कविता में क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, कोयल है। यहाँ पर एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कोयल एक पक्षी है, वो किसी को बुला रही है, बुलाने का संकेत यहाँ पे संदेश दे रही है। कोयल एक बुला रही है और उसी तरह से यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत कोयल किसके लिए पानी मांग रही है। देखिए प्यारे बच्चों, कोयल पानी किसके लिए मांग रही है कहने से कोयल पानी किसके लिए मांग रही है कहने से अब आसानी से बता सकते हैं। पानी कोयल धरती के लिए मांग रही है क्योंकि धरती सूखी हुई है। गर्मी के समय में धरती पूरी तरह से सूख चुकी है, इसलिए कोयल मेघ से पानी मांगती है। तो देखिए धरती प्यास कैसे बुझा सकती है, धरती की प्यास कैसे बुझ सकती है। इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हो आप, दीजिए
धरती की प्यास कैसे बुझ सकती है? तो आप सभी आसानी से इस कविता को समझ चुके हैं, इसलिए अब आसानी से इसका उत्तर भी दे सकते हैं। क्योंकि ए कोयल रानी क्या गाती हो तुम, किसे बुलाती है? यहाँ पर धरती प्यास से है, तुम पानी बरसाओ कहकर मेघ से बोल रही है। मेघ वर्षा के रूप में पानी बरसाते हैं और पानी बरसकर इस धरती की प्यास बुझा सकते हैं कहकर इस कविता में हम समझ सकते हैं। तो देखिए, इसमें बादल, मेघ, वर्षा, बारिश, इन सभी का आगमन किस समय होता है? सोचिए आप। वर्षा, बारिश, मेघ, इन सभी का आगमन किस समय होता है? कहने से वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में, बरसात में हम सभी तरह से समझ सकते हैं। तो बरसात के समय में इन सभी का आगमन होता है। इसी को हम बरसात में मेघ क्या होते हैं? बरसते हैं। उसी विषय के संबंधित हम आज यहाँ उस पाठ की जानकारी लेंगे। आज का पाठ है बरसते बादल। बरसते बादल। देखिए, चलिए आज हम बरसते बादल पाठ की जानकारी लेंगे। आज का पाठ है बरसते बादल। तो देखिए, इस पाठ का उद्देश्य क्या हो सकता है? बच्चों, एक बार आप आसानी से सोच सकते हैं, क्योंकि इस पाठ का उद्देश्य क्या है? बादल बरसना कहने से इस पाठ में बादल बरसना कहने से इस पाठ में ये एक कविता पाठ है। हर बच्चे को कविता बहुत पसंद आती है। कविता पढ़ना और कविता लिखना और कविता सुनना और गाना भी बहुत पसंद होता है। इसका उद्देश्य भी कविता बच्चों को कविता सुनाना, कविता गाना और कविता पढ़ना और कविताएं लिखना और लिखाना ही इस पाठ का उद्देश्य होता है। और उसके साथ साथ इस विषय की भी जानकारी हमें मिलती है। इसका उद्देश्य है सौंदर्यात्मक विकास। ये एक प्राकृतिक पाठ है। प्रकृति से हमें सौंदर्यात्मक विकास होता है। बहुत सारे पेड़ पौधे, हरा भरा मौसम, ये सभी से हमें सौंदर्यात्मक विकास होता है। और उसके साथ साथ इस सौंदर्यात्मक विकास के साथ साथ प्रकृति के रमणीय दृश्यों को देखकर मनोरंजन होता है। ये पाठ का उद्देश्य ये सभी है। चलिए, इस पाठ के साथ साथ हम इसके विधा विशेष की ओर भी हम जाते हैं। ये कविता पाठ है। ये एक नाद अच्छा गाकर सुना सकते हैं। इस तरह का पाठ, एक कविता पाठ में हम अच्छा गाकर प्राकृतिक और प्रकृति के रमणीय दृश्यों के बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इस पाठ की ओर। बरसते बादल पाठ क्या है और बरसते बादल पाठ का विषय क्या है और उसके उद्देश्य क्या है और उसकी विधा क्या है, उसकी जानकारी ले चुके हैं। तो बरसते बादल पाठ के कवि कौन हैं, उनकी भी जानकारी हम लेंगे। और बरसते बादल पाठ के कवि प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत है। इनका जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ है। इन्हें साहित्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, कला और बुढ़ा चंद आदि भी है। तो इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें हिंदी साहित्य के लिए, हमारे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार सुमित्रानंद पंत को मिला है। वो रचना चिदंबरा है। इन्हें हमारे विषय से भी अतिरिक्त ज्ञान कहने से 1972 में इन्हें हिंदी साहित्य के लिए प्रथम बार
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। ये चिदम्बरा काव्य के लिए मिला है। तो देखिए, और इनका निधन सन 1977 में हुआ है। ये एक प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। तो कवि परिचय हमें आसानी से हर परीक्षा में आपको कवि परिचय आता है, इसलिए कवि परिचय भी हम आसानी से सीखनी चाहिए। इस पाठ्य पुस्तक में पूरी तरह से हमें कवि परिचयों का ज्ञान होना चाहिए, कवि परिचय को आप याद करना चाहिए। तो कवि परिचय आसानी से किस तरह से सीखना है उसकी भी हम जानकारी आपको दे सकते हैं। क्यों कहने से कवि का जन्म, कवि की रचनाएं, कवि का जन्म स्थान, इसी को इस तरह से विभाजित कर कर आप कवि परिचय आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम कवि परिचय को इस तरह से जानकारी आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए, इस पाठ के अंतर्गत आप विद्यार्थी के लिए कुछ सूचनाएं भी इस पाठ्य पुस्तक में दिया जाता है। देखिए बच्चों, इस विषय में आपको विद्यार्थियों ध्यान देना चाहिए। पाठ में जो अध्यापक जब पढ़ाते हैं उस विषय को ध्यान से देखना चाहिए और ध्यान से समझना चाहिए, और जो विषय और जो शब्द आपको समझ में नहीं आता उसके नीचे रेखा खींचिए। उस विषय के बारे में, उस शब्द के बारे में, जो विषय आपको समझ में नहीं आता उसके बारे में शब्दकोश में उसका अर्थ ढूंढिए। और तब भी समझ में नहीं आता, आप सभी छात्र सहित उस पर चर्चा कीजिए। तब भी समझ में नहीं आता तो आप सभी बच्चों, आप अध्यापक के पास जाकर उस विषय की पूर्ण रूप से जानकारी लेनी चाहिए। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से आप हर विषय के ऊपर ध्यान से, जो विषय आपको समझ में नहीं आता उसके नीचे रेखा खींचिए। उस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आने पर उसका अर्थ शब्दकोश में ढूंढना चाहिए। तब भी समझ में नहीं आता तो अध्यापक का मार्गदर्शन लेना जरूरी है।